प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पवन संचार के संबंध में। और पवन संचार विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहली क्लास में हमने विस्तार से अध्ययन किया था वायुदाब पेटियों के संबंध में, और इस क्लास में हम पवनों के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पवन किसे कहा जाता है? पवन यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब हवा गतिशील होती है तो गतिशील हवा को पवन कहा जाता है। पवन कितने प्रकार की होती है? पवन के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवन, और दूसरी पवन मौसमी पवन, और तीसरा प्रकार होता है स्थानीय पवन। स्थायी पवन वे पवन होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, तो इसलिए इन पवनों को स्थायी पवन कहा जाता है। स्थायी पवन 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली पवन है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन या व्यापारिक पवन। दूसरा प्रकार है पछुआ पवन, और तीसरा प्रकार है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन किस पवन को बोला जाता है? व्यापारिक पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में विस्तारित होती हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गतिशील होती हैं। यानी जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में उच्च तापमान के कारण हवा गर्म होकर के जब ऊपर उठ जाती है, तो जो स्थान यहाँ पर यानी वायुमंडल जब विरल हो जाता है, उस विरल वायुमंडल को भरने के लिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से दोनों गोलार्धों में हवाएं चलना प्रारंभ होती हैं, और इन्हीं पवनों को, इन्हीं हवाओं को, गतिशील हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। इन पवनों की डायरेक्शन दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में आप 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच देख सकते हैं कि ये पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इसीलिए इन पवनों को पूर्वा पवन कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं या दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा विपरीत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए यहां पर भी इनको पूर्वा पवनें कहा जाता है। यानी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलने वाले पवनों को या स्थायी पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। पूर्व की दिशा से चलने के कारण इनको पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पवनें हैं। इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहने का भी एक कारण है, क्योंकि मध्यकाल में यूरोप के व्यापारी इन पवनों की दिशा से ही, इन पवनों के साथ में ही व्यापार करते थे, और इसी कारण से इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। दूसरी पवन है पछुआ पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं। इन पवनों की दिशा पूर्वा पवनों के विपरीत होती है, और ये पवनें दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। इस कारण से पश्चिम की ओर से चलने के कारण से इन पवनों को पछुआ पवनें कहा जाता है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करती हैं। यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में जब पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव के कारण से हवाएं ऊपर की ओर विस्तृत हो जाती हैं, यानी हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, तो उस कारण से यहां पर वायुमंडल विरल होता है, और इस विरल वायुमंडल को भरने के लिए उच्च वायुदाब पेटी की ओर से हवाएं गतिशील होती हैं और निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। और ये पवनें 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जो चलती हैं, इनको पछुआ पवन कहा जाता है। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। इन पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी ढालों पर वर्षा होती है, और ऐसे ही पूर्वा पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी ढाल पर वर्षा होती है। क्योंकि जब ये किसी सागर के ऊपर से होकर के गुजरते हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, और नमी के कारण से जब ये किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचती हैं पूर्वा पवनें, और पछुआ पवनें किसी महाद्वीप के जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो वहां पर इनके द्वारा वर्षा की जाती है। तो ये पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वा पवनें, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग दिशा में अलग अलग हैं, अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग हैं। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों के मार्ग में अवरोध अधिक होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल का विस्तार अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल मंडल का विस्तार कम है।
स्थल मंडल का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में कम होने के कारण से, हम नेक्स्ट में देखेंगे, 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में आप यहां देख सकते हैं कि स्थल का विस्तार अधिक है, जबकि यदि हम इस दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर स्थल का विस्तार बहुत कम है और यहां सागर है, यानी महासागर है, तो तल यहां पर समतल है और पवनों की दिशा में कोई भी अवरोध नहीं है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक होने के कारण से अवरोध अधिक होता है, तो यहां पर पछुआ पवनों की दिशा में अवरोध होने के कारण यहाँ गति कम होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इनका जो प्रचंड रूप पाया जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यहां पर इन पवनों को अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास इन पवनों को और 50 डिग्री अक्षांश के आसपास इन पवनों को प्रचंड पचासा कहा जाता है और इन्हीं पवनों के अत्यधिक प्रवाह, तीव्र प्रवाह के कारण से 60 डिग्री के आसपास इन पवनों को चीखता साठा कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की अत्यधिक गति होने के कारण से अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। तो ये है पछुआ पवने। अब हम देखेंगे ध्रुवीय पवने वे पवने होती हैं जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की जो दिशा होती है वो दोनों गोलार्धों में पूर्वा पवनों की ही भांति होती है। जैसे यहां उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत उत्तरी ध्रुव से और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं इनकी दिशा यहां पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ध्रुवीय पवने ध्रुवों से चलने के कारण इनकी प्रकृति ठंडी होती है, जबकि पछुआ पवने जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर गतिमान होती हैं तो इन पवनों की प्रकृति गर्म होती है। जब ये पवने आपस में टकराती हैं तो ये ठंडी और गर्म पवने जब आपस में टकराती हैं तो इनके द्वारा वाताग्र का निर्माण होता है और इन पवनों के कारण से ही चक्रवात और प्रति चक्रवातों का इन जगहों पर, इन क्षेत्रों में निर्माण होता है। तो उत्तरी ध्रुव से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली जो पवन है, स्थायी पवन है, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, तो इन पवनों को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। अब हम देखेंगे मौसमी पवन के संबंध में। उम्मीद करता हूं कि स्थायी पवन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे मौसमी पवन। मौसमी पवन वो पवन होती हैं जो मौसम के अनुसार या समय के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं। मौसमी पवन में महत्वपूर्ण पवन है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन वो पवन होती हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु में ये स्थल से फिर सागर की ओर चलना प्रारंभ होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये भारत के मानचित्र में हम यहां पर देखेंगे क्योंकि मानसूनी पवनों का सर्वाधिक जो प्रभाव है दक्षिण एशिया महाद्वीप में, दक्षिण और पूर्वी एशिया महाद्वीप में मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिक होता है। तो मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे कि ये पवन हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। जबकि यही पवने अगर शरद ऋतु में जब देखते हैं तो यही पवने शरद ऋतु में अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं, अपनी दिशा को बदल लेती हैं और इनकी जो दिशा होती है ये स्थल से फिर सागर की ओर चलती हैं। शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून के द्वारा वृष्टि छाया प्रदेशों में वर्षा की जाती है। तो मानसूनी पवन एक मौसमी पवन है जो मौसम के अनुसार अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। दूसरी मौसमी पवन स्थल समीर और जल समीर। ये स्थल समीर और जल समीर दिन के तापांतर के कारण से अपनी डायरेक्शन को बदलती हैं। दिन के समय इनकी डायरेक्शन अलग तरह से होती है और रात के समय में इनकी डायरेक्शन विपरीत दिशा में होती है। आप यहां पर देखेंगे ये दिन का समय है। दिन के समय में स्थल का तापमान अधिक तेजी से बढ़ता है, यानी स्थल के तापमान बढ़ता है और सागर का तापमान में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो सागर का तापमान कम होता है और स्थल का तापमान बढ़ जाता है। तो स्थल और जल के तापमान में भिन्नता के कारण से ये पवन गतिशील होती, हवाएं गतिशील होती हैं, यानी इन पवनों का निर्माण होता है। तो जब समुद्र के तल का तापमान
कम होता है तो यहां पर वायुदाब अधिक होता है। जब स्थल का तापमान सूर्य विकिरण के कारण से तेजी के साथ बढ़ता है तो यहां पर वायुदाब कम हो जाता है। तो अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन गतिशील होती है या हवाएं गतिशील होती हैं और इसी कारण से ये जल समीर का निर्माण होता है। जल समीर दिन के समय चलती है जो सागर से यानी जल से स्थल की ओर चलती है और फिर ये चक्र बनता है और हवाएं जब क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर से तापमान कम होने के कारण से ठंडी होकर के फिर नीचे की ओर उतरने लगती हैं। इसके विपरीत रात के समय में ये सर्किल चेंज हो जाता है। रात के समय में स्थल का तापमान समुद्र के तापमान की अपेक्षा तेजी के साथ में कम होता है और स्थल का तापमान तेजी से कम होने के कारण यहां पर उच्च वायुदाब हो जाता है और सागर में स्थल की अपेक्षा तापमान अधिक होने के कारण से वायुदाब कम होता है। तो स्थल का उच्च वायुदाब तथा सागर के तल पर निम्न वायुदाब के कारण से स्थल से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होती हैं और इन्हीं पवनों को स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। यानी जब पवन रात के समय पर उच्च वायुदाब यानी स्थल के उच्च वायुदाब से सागर तल के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो इन पवनों को स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। स्थल समीर रात के समय पर चलती है और जल समीर दिन के समय पर चलती है। जल समीर को सागर समीर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी मौसमी पवन है पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर घाटी समीर में भी तापमान की भिन्नता के कारण और वायुदाब की भिन्नता के कारण से हवाओं की दिशा बदलती है। दिन के समय में अलग होती हैं और रात के समय में अलग होती हैं। दिन के समय में सूर्य विकिरण के ताप के कारण से वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर गतिशील होती हैं और इसी गतिशील हवा को जो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं तो इसको घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पर तापमान कम होने से ठंडी होकर के फिर बीच से नीचे की ओर उतरती है। रात के समय में विपरीत प्रकृति होती है, इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। रात के समय में सूर्य विकिरण ना होने के कारण से तापमान कम होता है और जब तापमान कम होने लगता है तो हवाएं ऊपर से ठंडी होकर के नीचे की ओर उतरने लगती हैं और ये हवाएं पर्वतों के ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं यानी घाटी की ओर उतरती हैं। तो पर्वतों के शिखर से घाटी की ओर उतरने के कारण इन पवन को पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पवनें पर्वतों के शिखर से घाटी की ओर आती हैं तो पर्वत से आने के कारण से इनको पर्वत समीर बोला जाता है और पर्वत समीर का निर्माण रात्रि के समय होता है। इस क्लास में हमने स्थायी पवन और मौसमी पवन का विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्थानीय पवन के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।